देश हित में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी। जी हां, हिंदुस्तान की वो स्वदेशी स्ट्राइक जिससे चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और इसी से जुड़ा प्रमुख समाचार ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें, पहले तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, वीबो छोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियों पर रोक लगा दी। देखिए, पहले ये वीबो आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चीन का, जिसमें 3.25 लाख के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स थे, वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 116 या 117 के आसपास पोस्ट किए गए थे, वो भी सारे हटा दिए गए एक दो पोस्ट को छोड़कर। लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा सख्त संदेश चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, वीबो से हट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ आपको मोदी सरकार के फैसले भी बता देते हैं। मोदी सरकार ने हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियों पर रोक लगा दी है। यानी नए हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया, जैसे कि हम वीबो के बारे में बता रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चीन के खिलाफ स्वदेशी स्ट्राइक की है और चीन को हर मोर्चे पर बड़ी चोट दी है। आप इसे मेड इन चाइना के विरुद्ध भारत की आक्रामक मेड इन इंडिया पॉलिसी भी कह सकते हैं, जिसे हम सभी देशवासियों को भी सीख लेने की बहुत जरूरत है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गलवान में शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मां भारती के सपूतों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज देखिए, एक एक करके 2020 का नया हिंदुस्तान चीन से सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का बदला पूरा कर रहा है। पहले चीन के 59 ऐप पर बैन लगाया गया और अब बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के खिलाफ स्वदेशी स्ट्राइक करते हुए सोशल मीडिया पर चीन के बहिष्कार की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को बाय बाय कह दिया। इस साइट पर पीएम मोदी के अकाउंट से कुल 115 पोस्ट किए गए थे, जिनमें से बहुत कोशिशों के बाद 113 पोस्ट को डिलीट किया गया। जिन 2 तस्वीरों को डिलीट नहीं किया जा सका, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर थी। और चीन में यह नियम है कि जहां भी उनके राष्ट्रपति की तस्वीर होगी, उसे हटाया नहीं जाएगा। मोदी जी ने जो किया वो 18 विजिट्स में उन्होंने डिप्लोमेसी की का यूज किया। हमने सारी चीजें की जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री करती है। और अगर आप समझते हैं कि काइंडनेस इज वीकनेस, तो चाइना इज रॉन्ग। और इसीलिए ये जो सबक हम सिखा रहे हैं, ये सबक सही है और सही समय पे। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। मोदी ने इस साइट पर 2015 में अकाउंट बनाया था। प्रधानमंत्री के इस कदम से चीन को कड़ा संदेश दिया गया है। तो दूसरी तरफ देश के नागरिकों के लिए संकेत भी है कि चीन के खिलाफ मुहिम का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अब हम सबको इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, चीन के सामानों का बहिष्कार करना है। आज प्रधानमंत्री ने एक कड़ा फैसला लेते हुए अविलंब प्रभाव से इसको समाप्त कर दिया और अपने तमाम मैसेज भी विड्रॉ करके उन्होंने भारत नीति समूचे विश्व को एक मैसेज दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री का चीन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन, तो दूसरी ओर मोदी सरकार का भारत में चीन की कंपनियों पर बैन। ये दोनों बड़े काम एक साथ हो रहे हैं। इससे जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि देश के हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियों को अब ठेका नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले डिजिटल स्ट्राइक और अब स्वदेशी स्ट्राइक। आप भी अब चीन के मोबाइल फोन एप्लीकेशंस का बहिष्कार कर चुके होंगे और आपने उन्हें अपने मोबाइल फोन से हटा भी दिया होगा। लेकिन चीन के सामान का बहिष्कार करने की मुहिम में अब आप अगला कदम भी उठा सकते हैं। आपको हम 3 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें अब भी हमारा देश बहुत हद तक चीन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है मोबाइल फोन का बाजार। जी हाँ, भारत में मोबाइल फोन बाजार के 72% हिस्से पर चीन की कंपनियों का कब्जा है। यानी संभव है इस वक्त जो मोबाइल फोन आपके हाथ में हो या जो मोबाइल फोन आप रखते हो, वो दरअसल एक चाइनीज मोबाइल फोन है। मतलब सोचिए, 72% मोबाइल मार्केट चीन के कब्जे में, और इस बाजार में चीन की कंपनियां भारतीय ब्रांड से आगे हैं। अब सोचना होगा आपको किस तरह से ये जो 72% फिगर आप देख रहे हैं, इसको 27 तो कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए पहले। इसी तरह स्मार्ट टीवी बाजार सबके पास है, हर एक के घर में है। सुनिए आंकड़ा, 45%
45% चीन की कंपनियों का शेयर है, इसमें भी 45%। हालांकि कोशिश करें तो मेड इन चाइना का सपना, मेड इन इंडिया का सपना यहां सच हो सकता है। सस्ते होने के कारण चीन के सामान को ज्यादा लोग खरीदना चाहते थे। भारत में दवाइयों के बाजार में भी अब आपको ये समझना है, इंपॉर्टेंट फील्ड है, अहम फील्ड है। चीन ने 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि दूसरे देशों से मिलने वाले सामान महंगे हैं और चीन पर हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी ज्यादा है। मतलब कहा जा रहा सब सस्ते के चक्कर में चीन ने अतिक्रमण कर लिया हमारे बाजार में, सिर्फ सस्ते के चक्कर में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि चीन के ऐप पर बैन लगाने के फैसले पर भारत को मिला अमेरिका का साथ। जी हां, अच्छी खबर, बड़ी खबर। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा बयान आया है। माइक पोम्पियो ये कह रहे हैं कि भारत में चीन के ऐप पर प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ा स्टेटमेंट, आपको याद होगा भारत सरकार ने भी सिक्योरिटी का जिक्र किया था, सोवरेनिटी का जिक्र किया था। वही बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐप पर प्रतिबंध से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आपको ये बता दें, भारत में इन पाबंदियों के बाद अमेरिका में भी एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ जैसा एक्शन भारत ने लिया वैसा ही एक्शन अमेरिका में भी लिया जाए। तो ये बड़ी खबर है, अमेरिका का साथ मिला है। भारत की तरफ से जो डिजिटल स्ट्राइक की गई चीन पर, उसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ऐप पर प्रतिबंध से भारत की संप्रभुता, सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और जिसका जिक्र अभी आदित्य ने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में भी इस चीज की मांग उठ रही है कि जो भारत में हो सकता है अमेरिका में क्यों नहीं। चीनी कंपनियां अगर जासूसी कर रही हैं अपनी ऐप्स के जरिए, दूसरी कंपनीज के जरिए, तो फिर उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका के साथ माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि ये फैसला सही है और इससे ऐप पर प्रतिबंध से भारत की संप्रभुता, सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट को आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां जो चीनी कंपनी है उन पर लगाई हैं, ये कहते हुए कि वो पीएलए के निर्देश पर काम करती हैं अमेरिका में। 60 दिनों का नोटिस आपको याद होगा। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर बात करें स्वदेशी स्ट्राइक की, जो आप जानते हैं जारी रहने वाली है। लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं हम। प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा पर 3,46,000 मतलब 3.5 लाख के आसपास 3,46,667 रुपए का किराया बकाया है। किराया बकाया उन पर 3.5 लाख के आसपास का। और दूसरी तरफ आप जानते हैं एसपीजी सुरक्षा नहीं होने की वजह से अब वो बंगले में नहीं रह सकती हैं। बंगला खाली करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने प्रियंका वाड्रा को नोटिस भेज दिया। उन्हें 1 अगस्त को यानी 1 महीने बाद ये बंगला खाली करने का आदेश जारी हुआ है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 से अगस्त 2020 तक का यानी जुलाई 2020 से अगस्त 2020 तक का किराया जमा करना होगा, ये कहा गया है। मतलब ना वो सांसद हैं, ना वो किसी संवैधानिक पद पर है। एसपीजी सुरक्षा की वजह से जो बंगला मिला था, एसपीजी सुरक्षा भी गई। 1 महीने में बंगला खाली करना होगा। वैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बंगला राजधानी दिल्ली के लिटिन जोन में है। वो आपको बता दें लोधी एस्टेट में 35A लोधी एस्टेट में रहती हैं, जो टाइप 6B का बंगला है। प्रियंका गांधी इस बंगले में, अब ध्यान से सुने, 21 फरवरी 1997 से, जी हाँ समझ लीजिए 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 21 फरवरी 1997 से वो वहां रह रही हैं। एसपीजी सुरक्षा को आधार बनाया गया और उस आधार पर प्रियंका गांधी वाड्रा को ये बंगला दिया गया था। लेकिन एसपीजी सुरक्षा के नियमों में बदलाव हुआ और एसपीजी सुरक्षा उनसे वापस ले ली गई और अब उन्हें ये बंगला भी खाली करना होगा। हालांकि Z+ सिक्योरिटी अभी उन्हें मिली हुई है, लेकिन एसपीजी कवर नहीं है, तो फिर एसपीजी कवर नहीं तो बंगला खाली करना पड़ेगा। एसपीजी जवानों से लैस Z+ सिक्योरिटी उन्हें दी गई है, लेकिन इस सुरक्षा में सरकारी आवास की सुविधा नहीं दी जाती है। मतलब ना वो सांसद हैं, ना वो संवैधानिक पद पर है, ना एसपीजी कवर है, तो बंगला 1 महीने में खाली करना होगा। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 1 महीने का टाइम है? बिल्कुल, देखिए 1 अगस्त तक का टाइम उनको दिया गया है। 1 अगस्त से पहले उनको मकान खाली करना है, क्योंकि ये नियम है, सरकारी नियम है कि अभी भी जो सांसद या मंत्री चुनाव हारते हैं उसके बाद उनको 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर में आपको मकान खाली करना होता है। तो नियम के तहत अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उनको नोटिस दिया है और एक अमाउंट भी कहा है कि 3,46,600 समथिंग रुपए अमाउंट जो है उनको जमा करना है। क्योंकि जब से एसपीजी एक्ट कानून आया है उसके बाद से लेकर लगातार लगभग 7 से 8 महीने हो गए। तो 7 से 8 महीने के बीच का जो बकाया है वो पैसा भी उनको जमा करना होगा और उनको 1 अगस्त तक मकान खाली करना होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये मकान उनको 23 साल पहले मिला। जब दिलचस्प बात यह है कि 18 फरवरी 1997 को उनकी शादी होती है और 21 फरवरी 1997 को उनको ये मकान मिलता है। जब देवगौड़ा की सरकार होती है, देवगौड़ा उसमें प्रधानमंत्री होते हैं। बीच में आपको बताएं कि पिछले साल नवंबर महीने में सरकार कानून लेकर आती है और उसमें एसपीजी प्रोटेक्टिव के जो नियम होते हैं उसमें बदलाव किया जाता है। उस बदलाव में कहा जाता है कि जो गांधी परिवार के लोगों को एसपीजी प्रोटेक्शन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, राहुल गांधी भी है और सोनिया गांधी भी है। तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर एक लिस्ट बनाई गई और उसके बाद देखा गया कि क्योंकि सोनिया गांधी सांसद हैं, राहुल गांधी सांसद है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा न तो सांसद है, नहीं किसी सरकारी पद पे है। वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ पार्टी की महासचिव है। अगर आप देखते हैं तो ऐसे नेताओं की लिस्ट देख लीजिए तो सुषमा स्वराज, आपको याद हो कि सुषमा स्वराज ने मंत्री पद से हटते ही एक दिन के अंदर में, मतलब हफ्ता नहीं होने दिया था, उन्होंने मकान अपना खाली किया था। अरुण जेटली ने मंत्री हटने के बाद हफ्ता नहीं 15 दिन के अंदर में अपना मकान खाली किया। तो तमाम लोगों ने मिसाल भी पेश किया है और ऐसे लोग भी हैं जैसे अजीत सिंह जैसे लोग जिनको तमाम बार नोटिस देने के बाद उन्होंने खाली नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, लेकिन उसके बावजूद उन मकान खाली करने के लिए पुलिस एक्शन लेना पड़ा। तो अपने दर्शकों को हम लगातार ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका लोधी एस्टेट में जो बंगला है वो खाली करना होगा, क्योंकि वो उस बंगले का आधार एसपीजी सुरक्षा थी, जो कि अब उनके पास नहीं है। अब आपको फिर से चीन की खबर हम बताने जा रहे हैं। चीन को आज भारत ने 2 और बड़े झटके दिए। पहला बड़ा झटका तो ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने चीन की मोबाइल ऐप टिकटॉक का केस लड़ने से साफ मना कर दिया। ये बड़ी खबर है आज की, आपको पता होनी चाहिए। उनको अप्रोच किया टिकटॉक ने, मुकुल रोहतगी को अप्रोच किया, लेकिन मुकुल रोहतगी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भाई भारत का सम्मान बड़ा है, आप समझ रहे हैं, देशहित सर्वोपरि। दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए MTNL BSNL ने चीन के 4G का टेंडर रद्द करने की घोषणा कर दी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत में अब सिर्फ स्वदेशी चलेगा। गलवान में भारत के 20 सपूत शहीद हुए तो चीन को लगा था कि पहले की तरह यह मामला भी हिंदुस्तान में भुला दिया जाएगा। लेकिन जब देश भर में प्रतिरोध की आवाजें उठने लगी, चीन के बहिष्कार का आंदोलन तेज होने लगा, तो चीन भी देशभक्तों का यह आक्रोश देखकर दंग रह गया। वैसे चीन का हैरान होना जरूरी भी है, क्योंकि ये भारत अब चुप नहीं बैठेगा। चीन के विरुद्ध भारत की ये स्वदेशी हुंकार जारी रहेगी और इसी कड़ी में चीन की कंपनियां अब हिंदुस्तान में हर जगह अपने लिए नो एंट्री का बोर्ड ही देखेंगी। चीन के बैन किए गए 59 मोबाइल ऐप में शामिल टिकटॉक ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतगी से गुहार लगाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक का केस लड़े। लेकिन मुकुल रोहतगी ने टिकटॉक कंपनी को केस लड़ने से साफ मना कर दिया, जिससे यह संदेश मिला कि मुकुल रोहतगी चीन पर भारत सरकार के रुख के साथ है। जब बात राष्ट्र के सम्मान की आएगी तो अदालत में भी चीन की कंपनियों का सम्मान नहीं होगा, यहां भी उनकी पैरवी नहीं की जाएगी। चीन के विरुद्ध भारत के मन की यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। चीन को झटका देने वाली दूसरी खबर यह भी है कि MTNL और BSNL चीन के 4G का टेंडर रद्द करेगा। इसका मतलब यह है कि संचार के क्षेत्र में भी भारत अब चीन की कंपनियों को रोकेगा। आर्थिक गुलामी से, सांस्कृतिक गुलामी से, सब प्रकार की गुलामियों से, चीन सहित तमाम एमएनसीज की गुलामी से हमें भारत को मुक्त बनाना है, तो इसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यानी नया भारत अब चीन को हर मंच पर, हर मोर्चे पर सजा देने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है और गलवान में सैन्य तनाव बढ़ाने वाले चीन पर जहां भी मौका मिलेगा भारत आर्थिक प्रहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो सरकार के लेवल पर लिए गए फैसले हैं, लेकिन आम लोगों की अगर बात की जाए, देशवासियों की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा आक्रोश चीन के खिलाफ लोगों में भी है। अब मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मैंने तो आजकल अपने फ़ोन से टिकटॉक ऐप्स और सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सब बॉयकॉट कर दिए हैं। जो चीज़ हमने पहले खरीद रखी है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारी मेहनत की कमाई थी, लेकिन आइंदा से हम लोग कुछ भी प्रण लेते हैं कि आइंदा से कुछ भी खरीदेंगे नहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट, उसको पूरा तरीके से बॉयकॉट कर देंगे। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे करके इसका धीरे धीरे चीन के प्रोडक्ट्स को, चीन के ऐप्स को, गैजेट्स को, सबको बहिष्कार करते हैं और उसको बॉयकॉट करते हैं। मैं बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकता, पर मैं घर में बैठे देश को मजबूत बना सकता हूँ अपनी चाइना सामान का बहिष्कार करके और
हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो अब गया, अब हिंदी चीनी बाय बाय का नारा चालू हो गया। तो मैं घर में बैठ के देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा और स्वदेशी अपनाऊंगा। चीन की इकोनॉमी को चरमराने के लिए हम हिंदुस्तानियों को एक साथ आना पड़ेगा। मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरे घर में कोई भी चीनी प्रोडक्ट आए ना, ताकि हम उसका प्रॉपरली तरीके से बहिष्कार कर सके। अगर हर परिवार ऐसा सोच ले तो हम उनकी इकोनॉमी और उनके प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। ये 1962 का भारत नहीं है जो अक्साई चीन के रूप में 38,000 वर्ग किलोमीटर तुम्हें थाली में परोस कर दे देगा। ये 2020 का भारत है जो आंखों में आंखें मिलाकर तुम्हें कड़ा संदेश देगा, कड़ा जवाब देगा। आप देख रहे हैं किस तरह का जोश है, गुस्सा है, लोग उबल रहे हैं, बाकी आक्रोश इतना ज्यादा चीन के खिलाफ। और अब तो स्वदेशी स्ट्राइक हिंदुस्तान का हर बच्चा कर रहा है चीन पर। वैसे चीन के खिलाफ भारत का स्वदेशी अवतार आपको अब हर दिन देखने को मिलेगा। बात सिर्फ चीन के ऐप पर बैन लगाने तक सीमित नहीं है। नंबर अब ई कॉमर्स और मोबाइल कंपनियों का भी लगेगा। और इसी से जुड़ी देश हित में ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट में दायर उस याचिका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। अब इसमें यह कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां अपनी साइट पर प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दें और ये बताएं कि इस कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब ये प्रोडक्ट का निर्माण किस देश में हुआ है, मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स को। ये दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस है। अब इसमें अगर चीन का एंगल निकलता है तो बहुत हद तक ये संभव है कि आप ये समझिए इसे ऐसे कि भारत में बने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ेगी और चाइनीज प्रोडक्ट्स को झटका लगेगा। तो आपको मालूम है कि चीन के बहिष्कार पर जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम शुरू की। हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस मुहिम में हमें लगातार आपका साथ मिल रहा है, पूरे देश का साथ मिल रहा है। आपको बता दें इस मुहिम के शुरू होने के 23 घंटों के अंदर हमें 23 लाख से ज्यादा कॉल्स मिल चुके हैं। 23,32,432 मिस्ड कॉल्स हमें मिल चुके हैं। मतलब हर घंटे 1 लाख जोड़ लीजिए आप, हर घंटे 1 लाख मिस कॉल्स लगातार आ रही हैं। 23 घंटे में 23 लाख से ज्यादा। और नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, हम आपको बता रहे हैं लगातार। हम स्क्रीन पर एक बार नंबर दिखा भी देते हैं। मेड इन इंडिया मुहिम का अगर आप भी समर्थन करना चाहते हैं, चीन के सामानों का बहिष्कार अगर आप भी करना चाहते हैं, तो अपनी आवाज जी न्यूज के जरिए 180 मुल्कों तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर 7834998998। रिपीट करें 7834998998। तो बनाइए अपने मोबाइल को हथियार और इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर जुड़ जाइए जी न्यूज की मुहिम से। पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फोन कॉल्स हैंडल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनिए इस डेटा को, प्रति मिनट ज्यादा से ज्यादा 5000 कॉल्स ही हैंडल कर सकती है। यानी हमें अधिकतम मिस्ड कॉल्स फिलहाल आ रहे हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। ये तैनाती उत्तरी लद्दाख में LOC के पास की गई। उत्तरी लद्दाख में पाकिस्तान के सैनिकों की ये तैनाती यकीनन भारत के खिलाफ है और ये भी तय है कि पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए चीन ने आदेश दिया है। तो इस बड़ी खबर का मतलब क्या निकला? मतलब ये है कि चीन भारत को 2 मोर्चों पर उलझाना चाहता है। एक तरफ लद्दाख में LAC पर और दूसरी तरफ उत्तरी लद्दाख के पास पाकिस्तान की सेना के सहारे LOC पर। ये वो पाकिस्तान को जो उसका कठपुतली देश है उसको इशारा दिया कि आप 2 डिवीज़न मोबिलाइज करो गिलगित बल्टिस्तान में, ताकि हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ पर जो पार्ट फ़ौज है वहाँ पर फंसी रहे। नहीं तो आप शांत रहोगे तो वो पूरा फ़ौज की जो आधी नफरी है वो ट्रांसफ़र हो सकी है ईस्टर्न लद्दाख में। चीन की दूसरी चाल पर बड़ा खुलासा भी आपको बताते हैं। चीन की सेना यानी PLA के अफसरों ने आतंकवादी संगठन अल बद्र के आतंकियों से सीक्रेट मीटिंग की है। इस खबर का मतलब ये निकला कि गलवान में भारतीय बलवानों के हाथों जबरदस्त पिटाई से चीन चढ़ा है और भारतीय शूरवीरों का सामना करने का उसमें दम नहीं है। इसीलिए कायर आतंकियों को ढाल बना रहा है। जो फौज खुद कॉन्फिडेंट नहीं है और आतंकवादियों का मदद मांग रही है आतंक करने के लिए और हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, उसकी फौज की शौर्य क्या है गाथा? कुछ भी नहीं, शून्य। देश हित में चीन की तीसरी चाल लद्दाख के पास उसके सैनिकों की तैनाती से जुड़ी है। हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने लद्दाख के पास अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। जवाब में भारतीय सेना ने चीन के मुंह तक इससे कहीं अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। यानी 3 डिवीजन मतलब 45,000 सैनिक चीन को सबक सिखाने के लिए LAC पर मुस्तैद है।
इससे ये भी पता चलता है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने भी अपनी शक्ति में और बढ़ोतरी का फैसला किया है। खबर यह है कि भारत और अधिक संख्या में स्पाइस 2000 बम खरीदने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ है, चीन भले ही कितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान के साथ मिलकर डबल गेम करने की, भारत को उलझाने की, लेकिन भारतीय सेना ढाई दुश्मन से, चीन, पाकिस्तान और आतंकियों से पार पाने के लिए पूरे तरीके से तैयार। चलिए देशहित में अब आपको पेंगोंग लेक पर चीन की साजिशों से जुड़ी बहुत ध्यान से देखिएगा एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लोग दिखाने जा रहे हैं जी न्यूज़ पर। पेंगोंग झील पर चीन की अतिक्रमण वाली चाल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को तो आप पाएंगे कि एक जगह का नामकरण तक कर दिया गया है। इस तस्वीर में आप जो आकार देखेंगे दरअसल वो मंडेरिन सिंबल है। मंडेरिन सिंबल, वहां पर चीन का नक्शा बनाया गया है। ये देखिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं चाइनीज मैप, जो मैंडेरिन सिंबल है वो, और वहां पर चीन का नक्शा बनाया गया है। ऐसा करके दरअसल चीन को ये लगता है कि पेंगोंग झील ये जगह उसकी हो गई है। सच पूछिए तो चीन यहाँ गलत फहमी में जी रहा है। वैसे ये तस्वीरें प्लैनेट लैब्स ने जारी की हैं। इस वक्त आप पेंगोंग सो की ये तस्वीरें सिर्फ एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर देख पा रहे हैं और अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि गलवान से पेंगोंग तक चीन के हर कदम में सिर्फ एक चाल है। उस चाल से देश को सावधान और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। देशहित में वक्त हो गया अब उस तस्वीर को दिखाने का जिसकी ओर आमतौर पर बुद्धिजीवी गैंग नजर भी नहीं डालेगा, क्योंकि इसमें सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई दुष्प्रचार नहीं है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। आतंकी हमले में आपको बता दें एक जवान शहीद हुए और 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस हमले में एक आम नागरिक की भी मौत हुई। वहां पर गोलीबारी हो रही थी। सोपोर में मॉडर्न टाउन इलाके में आतंकवादियों ने वारदात को अंजाम दिया। आपको जानना चाहिए, आप देखिए तस्वीर, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। वहां पर एक छोटा सा बच्चा है और गोलियों की बौछार के बीच वहां पर टॉफी दिखाकर बच्चे को पास बुलाया गया। फिर बच्चे को मासूम के लिए किस तरह से मसीहा बने हमारे सुरक्षा बल, ये तस्वीर आज कईयों के एजेंडे को पंक्चर करने वाली तस्वीर है। हालांकि जिस बच्चे को आप देख रहे हैं उसके दादा की इसमें मौत हो गई। उसके बाद सियासत भी बहुत हुई, नेताओं को मौका भी मिला, लेकिन इस तस्वीर को हम बड़ा सवाल यही पूछ रहे हैं देशहित में कि इस तस्वीर को, सुरक्षा बलों की इस तस्वीर को जिसमें एक बच्चे को उन्होंने बचाया, इस तस्वीर के लिए कोई पुलित्जर की बात क्यों नहीं करता? आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आगे इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ये तस्वीर कश्मीर का सच है, जहां आतंकियों की गोली से कश्मीर का भविष्य तबाह हो रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में कश्मीर की पूरी कहानी बता रही हैं। इन तस्वीरों में कश्मीर का पूरा सच है। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आज सुबह आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ और 3 जवान घायल हैं। इस आतंकी हमले के दौरान एक नागरिक की भी मौत हुई। वो नागरिक कौन था पता है आपको? इस 3 साल के बच्चे के दादाजी। आप समझ सकते हैं किस तरह आतंकवादियों की गोलियों से कश्मीर के मासूमों के रखवालों की जान जा रही है और कैसे भारतीय जवान कश्मीर के भविष्य की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा भयानक डिस्टर्बिंग ये था कि एक बच्चा बिल्कुल ही वाज ऑल राइट, ऑल ओके, वो वहाँ से दाएं बाएं घूम रहा था वहाँ पे। तो उस सिचुएशन में हमारे पास बीपी गाड़ियाँ, हमने चारों तरफ से बीपी गाड़ियाँ लगा के कवर करके जो है उसको कोशिश की कि हम बच्चे को उठा के अपने पास लाया। हमारे आतंक की गोली से इस मासूम के दादा की जान चली गई और ये बच्चा दादा की लाश के पास बैठा रोता रहा, पर उसे क्या पता था कि अब दादा कभी उसे गोद में नहीं उठा पाएंगे। तभी सुरक्षा बलों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मासूम बच्चे की जान बचाई। मिलिटेंट्स जो कि पहले से यहाँ पे घात लगा के आगरा, ये सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, सामने मस्जिद का जो ऊपर वाला एरिया वहाँ पे थे बैठे हुए
और उन्होंने पहले से पोजीशन लेके जैसे हमारी पार्टियाँ यहाँ पे उतरी हैं तो मिलिटेंट से अंधाधुंध फायरिंग किया और जिसकी वजह से हमारे 4 CRPF के जवान जो हैं वो इंजर्ड हुए थे, जिसमें से एक बाद में शहीद हो गया और एक सिविलियन भी जो है वो मौके पे ही मारा गया है यहाँ पे। ये कश्मीर का भविष्य बचाने वाली तस्वीर है। ये भारतीय सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने की परंपरा की तस्वीर है। कश्मीर में एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के भविष्य को भी बचा रहे हैं। सिविलियंस का जो भी हमारा इवैक्यूएशन था वो हमारा ड्यूटी था और प्राइम ड्यूटी था और वही चीज़ हमने फिर यहाँ पे आके किया है। ये तस्वीर ही कश्मीर का सच है जिसे पूरी दुनिया को समझना चाहिए और दुनिया को ये तय करना होगा कि वो किसके साथ है, उन आतंकवादियों के साथ जो कश्मीर को उजाड़ रहे हैं, हमारे जवानों के साथ जो कश्मीर का भविष्य बचा रहे हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, सोपोर। देखिए, डर इतना लग रहा है कि तस्वीर को जरा प्रचारित ना किया जाए, इस तस्वीर को दबा दिया जाए। वैसे पूरी दुनिया में दिखनी चाहिए इस तस्वीर। हम कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया गायब हो जाता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सेना के कथित अत्याचार की जब तस्वीर आएगी तो पुलित्जर अवार्ड मिलता है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो फिर दबा दिया जाता है, क्योंकि यहां पर सेना का मानवीय चेहरा दरअसल देखने को मिलता है। वैसे आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पहले आतंकवादियों को भेजकर हमला करवाता था और जब इस आतंकवादी हमले में निर्दोष लोग मारे जाते हैं तो फिर पाकिस्तान और उसके दुष्प्रचार का साथ देने वाले लोग राजनीति शुरू कर देते हैं। आज सुबह कश्मीर में हमले की दर्दनाक तस्वीर आई। इस तस्वीर को देखिए। अपने दादा के शव पर बैठे इस बच्चे को सुरक्षा बलों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मासूम की इस तस्वीर की मदद से कश्मीर के रखवालों पर दुष्प्रचार के पत्थर उछालने का मौका मिल गया। कश्मीर के खूनी संघर्ष में हर चीज का दुष्प्रचार होता है। 3 साल के बच्चे के दुख का पूरी दुनिया में प्रचार होता है ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हम अच्छे और वो बुरे हैं। हम फिल्म दिखाए बिना उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, इसलिए इस तस्वीर को साझा न करें। उमर अब्दुल्ला ने आतंकियों के बारे में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन कश्मीर के संघर्ष में वो पाकिस्तान के दुष्प्रचार के साथ हैं, ये सच उन्होंने बता दिया। सेना पर बयानों के पत्थर मारने वाले इस गिरोह को सीमा पार से भी समर्थन मिला। लेकिन ये तस्वीर कश्मीर में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार पर स्ट्राइक कर रही है। हालांकि इस तस्वीर को भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाला मीडिया पुलित्जर पुरस्कार नहीं देगा। कश्मीर के इस सच पर मानवाधिकार गैंग भी अब तक चुप है, लेकिन इस तस्वीर से कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद तक बैठे लोगों के कनेक्शन का सच सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, जब इस तरह की तस्वीर आती है तो मानवाधिकार गैंग, जब इस तरह की तस्वीर आती है तो इंटरनेशनल मीडिया गैंग, जब इस तरह की तस्वीर आती है तो कश्मीर में अमन चैन की बात करने वाले, सिर्फ बातें करने वाला गैंग जो है वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उनके दुष्प्रचार को ये सूट नहीं करता। मंगलवार को आपने दिन भर ये खबर सुनी कि भारतीय क्षेत्र चुशुल में भारत चीन के कोर कमांडरों की बैठक हुई। ये मैराथन मीटिंग भी आपको बता दें 12 घंटों तक चली। जी न्यूज आज आपको दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक की बड़ी बातें बताएगा। देखिए, इस मीटिंग पर मुख्य मुद्दा जो है LAC पर विवादित जगह से सैनिकों के पीछे हटने की समीक्षा करना था। गलवान और पैंगोंग से में विवादित जगह से दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर देर तक बहस चली। दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटने पर सहमति बनी। ये सहमति दोनों देशों में भरोसा बहाल करने के लिए बनी है। इसके अलावा चीन के बनाए गए नए मोर्चे, बंकर, संगर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और सिग्नल पोस्ट हटाने या उन्हें पीछे ले जाने के लिए भी एक जगह पर अलग से बातचीत हुई है। हालांकि आपको बता दें, इस मीटिंग में पैंगोंग झील का मुद्दा सबसे ज्यादा उलझा रहा और पैंगोंग में पीछे हटने का फॉर्मूला निकालने की कोशिशें जारी रही। मंगलवार को हुई बैठक में भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, यानी कौन से सैनिक किस जगह से कितना पीछे हटेंगे, इस बात पर लंबी बहस हुई। अभी चर्चाओं के कई और दौर चलेंगे और हर चर्चा के बाद जमीन पर जाकर यह भी देखा जाएगा कि चीनी सैनिक वायदे के मुताबिक पीछे हटे भी हैं या नहीं। चीन के हाथों बार बार धोखा खाने के बाद भारतीय सेना के लिए उस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा।
कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो मीटिंग की सच्चाई आपने जान ली, कई मीटिंग्स हुई हैं, ये मीटिंग की सच्चाई। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आप जानना चाह रहे होंगे कि कोरोना की सच्चाई और कोरोनिल की सच्चाई क्या है। जो दावा बाबा रामदेव की तरफ से किया गया कि कोरोनिल कोरोना की दवा, फिर रोक लगाई गई, अब बताया जा रहा है कि मतभेद सुलझ गए हैं। उनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की। बस ये बता दीजिए, कोरोना की दवा है ये या नहीं है स्वामी जी? ये कोरोना की दवा है या नहीं है? ये कोरोना की दवा थी, है और रहेगी। एक क्योर शब्द के ऊपर आपत्ति थी तो हमने कहा उसको मैनेजमेंट बोल लो, आप उसको रिकवरी बोल लो, उस जो है उनको बेनिफिट हुआ ये बोल लो। भाई जो सच है तो सच तो तथ्यों के आधार पर स्थापित होता है ना, तो उसमें आप जो है ये जो शब्दों का पूरा माया जाल है उसमें तो स्वामी जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। स्वामी जी, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं चाहूंगा स्पष्ट हो जाए। आप कह रहे हैं कोरोना की दवा है, मेरे पास आयुष मंत्रालय का बयान है। आयुष मंत्रालय कह रहा है कि हमारी तरफ से परमिशन जो दी गई है वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की दी गई है, नॉट एज ए मेडिसिनल क्योर फॉर कोविड-19। मतलब आप इसको कोरोना की दवा के तौर पर नहीं बेच सकते, आप सिर्फ इसको बेच सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। ये आयुष मंत्रालय कह रहा है। स्वामी जी, जो आयुष मंत्रालय बोल रहा है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। वो कह रहे हैं कि एक रजिस्ट्रेशन हमने दवा का कराया है तो वो ट्रेडिशनल गुणों के आधार पर होता है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल दवा के वो रजिस्ट्रेशन से एक अलग विषय है, और आयुर्वेद में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की व्यवस्था ही नहीं थी। ये तो हमने इनिशिएटिव लेकर के खाली कोरोना के ऊपर नहीं, हमने बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट, हेपेटाइटिस, कैंसर सब बीमारियों पर किया हुआ है। और अभी तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डेटा अभी सामने आए। ऐसे तो कम से कम 10 से ज्यादा दवाइयों के डेटा सामने आएंगे तो ये पूरा हड़कंप मचेगा। अभी चूल्हे हिली हुई हैं पूरी दवा माफिया, ड्रग माफिया की, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहता हूं। आपसे माफी के साथ आपको बार बार रोक रहा हूं, माफी के साथ बस ये बता दीजिए स्वामी जी, इसको कोरोना की दवा के तौर पर बेचेंगे अभी भी? बस ये बता दीजिए, क्योंकि आचार्य बालकृष्णन जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि हमने कभी दावा ही नहीं किया कि ये कोरोना की दवा है, ये उन्होंने कहा। तो क्या इसको कोरोना की दवा के तौर पर बेचेंगे या इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचेंगे? क्या ये कोरोना की दवा के तौर पर मार्केट में मिलेगी? जो कहा बस ये मुझे जानना है। स्पष्ट कर देता हूं। जी जी, देखो दवा का देखो ये तो मिलेगी स्वासारी और कोरोनिल के तौर पर, और ये पूरी कोरोना किट है जिसके अंदर ये जो है स्वासारी है, ये कोरोनिल है और ये अणु तेल है, इसी के रूप में मिलेगी। अब इसके दो पक्ष हैं, एक रजिस्ट्रेशन, तो पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो इसके ट्रेडिशनल गुणों के आधार पर कराया, और जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके आधार पर हुआ। तो दो चीजें अलग अलग है। वही पूज्य आचार्य जी ने कहा कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन कराया वो ट्रेडिशनल दवा के आधार पर कराया, क्योंकि गिलोय, अश्वगंधा, शतावर और स्वासारी ये ट्रेडिशनल हमारी औषधियां हैं। तो आयुष का जो आयुर्वेद का, यूनानी का जो ड्रग लाइसेंस देता है उसी अधिकारी से तो करेंगे, अब एलोपैथिक वालों के पास तो थोड़ी ना हम जाएंगे। तो दवा का जो रजिस्ट्रेशन था वो ट्रेडिशनल गुणों के आधार पर हुआ, और जब इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ तो उससे कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गए। आचार्य जी ने भी कहा, मैं आचार्य जी के शब्दों दोहरा रहा हूं। तो दवा का रजिस्ट्रेशन अलग बात है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो डेटा है वो अलग बात है। तो अब इसको दरअसल ये बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है कि दवा का रजिस्ट्रेशन परंपरागत जो उसके गुण धर्म है उसके आधार पर हुआ है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो रिजल्ट आए हैं सामने उसमें कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गए। अब इसको आप ही बताओ, आप तो बहुत प्रबुद्ध अमन जी पत्रकार हैं और बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बेबाक बोलते हैं। अब कोरोना के पेशेंट नेगेटिव हो गए, 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100%। अब इसको क्या बोलेंगे आप? देशहित में खबर दिखाएंगे, मुंबई से इस साल भक्तों को लाल बाग के राजा के दर्शन नहीं होंगे। वजह है कोरोना संक्रमण, जिसकी वजह से आयोजकों ने
गणेश उत्सव में लाल बाग के राजा की मूर्ति स्थापित नहीं करने का फैसला लिया। देखिए, खास बात यह है कि जहां लाल बाग के राजा के दर्शन होते थे, वहां 11 दिनों तक ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप आयोजित किया जाएगा। गणपति पूजा पर संक्रमण का ग्रहण। हर साल लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आम लोगों के साथ ही फिल्मी सितारे भी पहुंचते हैं, लेकिन बप्पा के भक्तों को इस बार निराश होना पड़ेगा। कोरोना की वजह से गणेशोत्सव के दौरान लाल बाग के राजा की स्थापना इस बार नहीं की जाएगी। लाल बाग के राजा के 86 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब बप्पा की मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप और प्लाज्मा डोनेशन कैंप के लिए हम बड़े पैमाने पे काम करने वाले हैं। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाल बाग के राजा खुद ही ये बात कह रहे हैं कि संक्रमण काल है और इस वक्त भीड़ का एक साथ आना सही बात नहीं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.